नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। रामसर स्थलों की सूची में भारत की 11 और आर्द्रभूमि शामिल हुई। दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर बोर्डिंग के लिए चेहरा पहचान तकनीक शुरू की गई है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QNU लैब्स ने क्वांटम कुंजी वितरण सिस्टम के माध्यम से आधुनिक सुरक्षित संचार की खोज की। तालिबान ने भारत से अफगानिस्तान में अपनी विकास परियोजनाओं को पूरा करने को कहा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। नीति आयोग ने भारत के उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के चुनिंदा निर्णयों के आर्थिक प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की। और आइए अब इन खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रामसर स्थलों की सूची में भारत की 11 और आर्द्रभूमि शामिल हुई। ये पेपर 3 का टॉपिक है। भारत की 11 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने के साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। 11 नए रामसर स्थलों में शामिल हैं तमिलनाडु में 4, ओडिशा में 3, जम्मू और कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश में 1 और महाराष्ट्र में 1। आर्द्रभूमि स्थलीय और जलीय प्रणालियों के बीच संक्रमण वाली भूमि होती है। यहाँ जल स्तर आमतौर पर सतह के बराबर होता है या फिर उसके निकट होता है, या फिर ये भूमि उथले जल से ढकी होती है। रामसर कन्वेंशन पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों में से एक है। ये आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। भारत में रामसर स्थलों की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 14 स्थल हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। यहाँ पर तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा संख्या में यानी 10 आर्द्रभूमि है। और आइए अब आपको बताते हैं रामसर स्थलों के रूप में नामित 11 नई आर्द्रभूमियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं तम्पारा झील की। ये ओडिशा के गंजाम जिले में पानी की झील है। यहाँ की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं साइप्रिनस स्कॉर्पियो, कॉमन पोचार्ड और रिवर टर्न यानी स्टर्ना ओरंटिया। ओडिशा में ही दूसरी आर्द्रभूमि है हीराकुंड जलाशय। ये महानदी पर मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। इसने वर्ष 1957 में कार्य करना शुरू किया था। इस जलाशय की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं कॉमन पोचार्ड, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड और ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीव। और तीसरी आर्द्रभूमि है अनसुपा झील। ये महानदी पर निर्मित एक गोखुर झील है। ये ओडिशा की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं रिंचोप्स एल्बिकोलिस, स्टर्ना एक्यूटिकोडा, स्टर्ना ओरंटिया और क्लारियस मागुर। यशवंत सागर ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। यशवंत सागर में महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं सारस क्रेन, वेडर्स जल पक्षी आदि। अगली आर्द्रभूमियां हैं तमिलनाडु से। सबसे पहले बात करते हैं चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य की। इसे स्थानीय तौर पर चित्रांगुडी कनमोली के नाम से जाना जाता है। ये एक संरक्षित क्षेत्र और घोषित पक्षी अभ्यारण्य है। इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ओपन बिल्ड स्टार्क, लिटिल एग्रेट, लार्ज एग्रेट और पर्पल हेरॉन आदि। इसके अलावा अन्य स्थल है सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर। ये एक महत्वपूर्ण पक्षी स्थल है। ये प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के दक्षिण सिरे पर स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं भारतीय कॉर्मोरेंट, धब्बेदार बत्तख और बगुले। अगला है वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य। ये एक बड़ा मानव निर्मित सिंचाई तालाब है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय स्थली है। इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं ब्लैक हेडेड आइबिस, इंडियन पॉन्ड हेरॉन आदि। अगली आर्द्रभूमि है कांजीरंकुलम पक्षी अभ्यारण्य। ये प्रवासी बगुले की प्रजातियों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र और नेस्टिंग स्थल है। यहाँ की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं स्टर्ना ओरेंटिया, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ओरिएंटल डार्टर, ओरिएंटल व्हाइट आइबिस और पेंटेड स्टार्क आदि। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के आर्द्रभूमि स्थल की। यहाँ पर है ठाणे क्रीक। इसे ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है और मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में स्थित है। ठाणे क्रीक में भारत की 20% मैंग्रोव प्रजातियां शामिल हैं। ये फ्लेमिंगो के लिए विख्यात है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व की बात करें तो ये बारामूला जिले में झेलम नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए बाढ़ अवशोषण बेसिन, जैव विविधता संरक्षण स्थल, पर्यावरण पर्यटन स्थल और आजीविका सुरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियों की बात करें तो ये हैं प्रवासी जल पक्षी, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन टील और सफेद आंखों वाले पोचार्ड आदि। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दूसरी आर्द्रभूमि है
शालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये एक प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र और जलभृत पुनर्भरण क्षेत्र है। यहाँ की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं फ्रागमाइटिस कम्युनिस, टाइफा अंगुस्टाटा, निम्फिया कैंडिडा और एन स्टेलाटा आदि। अगली खबर परिवहन क्षेत्र से है। दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर बोर्डिंग के लिए चेहरा पहचान तकनीक शुरू की गई है। दोनों हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा का बीटा संस्करण स्थापित किया गया है। ये सभी चेक पॉइंट्स पर चेहरा पहचान प्रणाली यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS के आधार पर यात्रियों के प्रवेश को स्वचालित रूप से अनुमति प्रदान करेगा। डीजी यात्रा नागर विमानन मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की बाधा रहित और बिना परेशानी की आवाजाही सुनिश्चित करना और उनकी सुरक्षा में सुधार करना है। इस पहल के साथ सरकार टिकट बुकिंग, हवाई अड्डे पर प्रवेश और बोर्डिंग पास सिक्योरिटी चेक इन को डिजिटल बनाने पर विचार कर रही है। FRS किसी व्यक्ति के चेहरे के माध्यम से उसकी पहचान करने या फिर पहचान की पुष्टि करने का एक तरीका है। इसका उपयोग फोटो, वीडियो या रियल टाइम में लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसमें कंप्यूटर एल्गोरिदम गाल की हड्डियों के आकार, होठों की आकृति आदि का मापन करता है, फिर इन्हें एक संख्यात्मक कोड में बदलता है। इसे फेस प्रिंट कहा जाता है। सत्यापन या पहचान के लिए सिस्टम फेस प्रिंट्स के एक बड़े मौजूदा डेटाबेस के साथ नए फेस प्रिंट की तुलना करता है। दरअसल FRS के उपयोग से हवाई अड्डे पर प्रवेश, सुरक्षा जांच आदि जैसे चेक पॉइंट्स पर स्वचालित और तेज प्रोसेसिंग हो सकेगी। अपराध की जांच में सुविधा होगी, आसान और तेज विश्लेषण के लिए जानकारी प्रदान करेगी। FRS के जरिए अपराधियों, गुमशुदा बच्चों या व्यक्तियों और अज्ञात शवों की पहचान हो सकेगी। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे कहा जाता है कि तकनीक एक वरदान है तो एक अभिशाप भी है, और इसीलिए इससे जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि इसका सरकार द्वारा प्रायोजित व्यापक निगरानी के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे निजता का उल्लंघन हो सकता है। इसके अलावा डेटा संरक्षण कानून के अभाव में यथोचित प्रक्रिया के उल्लंघन की आशंका है। अब चेहरा पहचान प्रणाली के लगभग हमने सभी पॉइंट्स को देख लिया है, तो अब जानते हैं कि आखिर चेहरा पहचान प्रणाली कैसे काम करती है। इसके तहत सबसे पहले तस्वीरें लेना और स्कैन करना शामिल है। उसके बाद चेहरे का डेटा प्राप्त किया जाता है, फिर इसकी डेटाबेस से तुलना की जाती है और आखिर में मिलान और पहचान की जाती है। और इस तरह से चेहरा पहचान प्रणाली कार्य करती है। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QNU लैब्स ने क्वांटम कुंजी वितरण सिस्टम के माध्यम से आधुनिक सुरक्षित संचार की खोज की है। QNU लैब्स ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX की मदद से QKD प्रणाली विकसित की है। IDEX रक्षा नवाचार संगठन का एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है। ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। IDEX का उद्देश्य विशेष रूप से रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परिवेश का निर्माण करना है। ये एक सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकी है। इसके तहत क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग किया जाता है। इसके तहत संचार में शामिल दो पक्ष एक साझा गोपनीय कुंजी उत्पन्न करते हैं। इस कुंजी का उपयोग मैसेज को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जा सकता है। पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी में सुरक्षा आमतौर पर इस तथ्य पर आधारित होती है कि संभावित हैकर या हमलावर एक निश्चित गणितीय समस्या को हल करने में असमर्थ होता है, जबकि QKD में क्वांटम भौतिकी के नियमों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। QKD के दो नियम हैं, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन का मतलब है कि प्रत्येक क्वांटम बिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों को दर्शा सकता है। क्वांटम बिट क्वांटम कंप्यूटरों में सूचना की मूल इकाई है। और दूसरा नियम है एंटेंगलमेंट का। क्वांटम एंटेंगलमेंट में उप परमाणु कण इस तरह से उलझे या जुड़े होते हैं कि एक में किसी प्रकार का परिवर्तन दूसरे कण को भी बाधित करता है, भले ही दोनों ब्रह्मांड के दो विपरीत छोर पर हों। और आइए बात करते हैं क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके तहत उपयोगकर्ता बिना इस चिंता के अपने डेटा को संचारित कर सकता है कि उसका डेटा कोई व्यक्ति इंटरसेप्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें प्रेषक यानी सेंडर्स उपग्रह को विशेष क्वांटम अवस्था के 2 एंटेंगल फोटोन उत्पन्न करने का निर्देश देता है। ये फोटोन दोनों ग्राउंड स्टेशनों पर भेजे जाते हैं। प्रेषक और प्राप्तकर्ता द्वारा फोटोन की क्वांटम स्थिति की तुलना ये जांचने के लिए की जाती है कि क्या उन्हें इंटरसेप्ट किया गया है। यदि नहीं तो वे डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए कोड बनाने के लिए फोटोन का उपयोग करते हैं और इसके बाद एनक्रिप्टेड डेटा को पारंपरिक संचार माध्यमों की तुलना में सुरक्षित रूप से भेजा जा सकता है।
अगली खबर भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर आधारित है। तो इस कड़ी में हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बारे में। तालिबान के मुताबिक उसने भारत से अफगानिस्तान में अपनी विकास परियोजनाओं को पूरा करने को कहा है। अफगानिस्तान को अपने अधिकार में लेने का 1 वर्ष पूरा करने के बाद तालिबान शासन ने अफगानिस्तान में भारत के मानवीय और विकास प्रयासों की सराहना की। तालिबान चाहता है कि भारत काबुल में शहतूत बांध परियोजना को पूरा करे। वो ईरान के चाबहार बंदरगाह के अलावा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी तापी पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से कनेक्टिविटी को पुनर्जीवित करने का भी इच्छुक है। भारत ने अफगानिस्तान में पिछले 20 वर्षों में लगभग $3 अरब से ज्यादा की विकास सहायता प्रदान की है। अफगानिस्तान में भारत की विकास सहायता के 5 स्तंभ हैं। सबसे पहला है मानवीय सहायता। इसके तहत खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाता है। दूसरा है अवसंरचना विकास। इसमें सड़कों और राजमार्गों का निर्माण शामिल है। साथ ही बांधों का निर्माण तथा ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाना शामिल है। आर्थिक विकास के तहत निजी निवेश और उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए चाबहार बंदरगाह विकास, प्रत्यक्ष हवाई माल ढुलाई गलियारा आदि के माध्यम से बाह्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग तथा अन्य पहलों के माध्यम से क्षमता निर्माण के कार्यों में लगा हुआ है। लेकिन भारत और अफगानिस्तान संबंधों में चुनौतियां भी हैं। दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों की उपस्थिति के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हुई हैं। इससे अफगानिस्तान में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के साथ साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा भी उत्पन्न हुआ है। अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक सिखों और हिंदुओं पर निरंतर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों में कटौती की जा रही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि क्या भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम सफल रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को अभी तक एक स्थायी संस्था के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। अभी भी ये एक तदर्थ निकाय के रूप में ही कार्य कर रहा है। इसके अलावा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों का पुनर्गठन नहीं किया गया है और कुछ राज्यों में इसे देरी से पुनर्गठित भी किया गया है। ये राज्य हैं गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट में आपत्तियों के बावजूद परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही तटीय राज्यों द्वारा गंभीर रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार किया जाना बाकी है। और आइए अब बात करते हैं रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों के बारे में। SCZMA और NCZMA को स्थायी संस्थाएं बनाया जाना चाहिए। किसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले गहन पारिस्थितिकी आकलन किया जाना चाहिए। साथ ही प्रवाल भित्तियों, कछुओं के नेस्टिंग स्थलों आदि का मानचित्र तैयार करके इनके लिए प्रबंधन योजना बनाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि भारत में तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए तटों पर गतिविधियों को विनियमित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना यानी CRZ 2019 अवसंरचना गतिविधियों के प्रबंधन और उन्हें विनियमित करने के लिए तटीय क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत करती है। CRZ के कार्यान्वयन के लिए 3 संस्थान जिम्मेदार हैं। केंद्र में NCZMA, प्रत्येक तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में SCZMA या फिर UTCZMA और तटीय क्षेत्र वाले जिलों में जिला स्तरीय समितियां। आपको बता दें कि CRZ1 के तहत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। CRZ2 के तहत मौजूदा नगरपालिका सीमाओं या अन्य शहरी क्षेत्रों के भीतर के क्षेत्र जो पर्याप्त रूप से निर्मित हैं वो शामिल हैं। और CRZ3 आमतौर पर आबादित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र हैं जो CRZ1 या 2 से संबंधित नहीं हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के तटीय क्षेत्र, मौजूदा नगरपालिका सीमा के भीतर के क्षेत्र या अन्य शहरी क्षेत्र शामिल हैं जो पर्याप्त रूप से निर्मित नहीं हैं। और अंत में आता है CRZ4। इसमें निम्न ज्वार रेखा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र और ज्वार से प्रभावित अंतर्देशीय जल क्षेत्र शामिल है। NCZMA का मतलब है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और SCZMA का मतलब है स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। नीति आयोग ने भारत के उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के चुनिंदा निर्णयों के आर्थिक प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत ये रिपोर्ट कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी यानी कट्स ने तैयार की है। कट्स जयपुर स्थित नीति अनुसंधान और पक्ष समर्थन समूह है।
इसकी रिपोर्ट में ये निष्कर्ष दिए गए हैं कि उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 5 विशेष आदेशों की वजह से वर्ष 2018 से वर्ष 2021 के बीच लगभग 8,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। लगभग 75,000 लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और 16,000 लोगों की नौकरी चली गई है। गोवा में खनन पर प्रतिबंध की वजह से केंद्र और राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है। खनन कंपनियों द्वारा करों के रूप में 668.39 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता था, लेकिन सरकारों के प्रतिबंध के कारण इस राजस्व से वंचित होना पड़ा है। तमिलनाडु में परियोजना बंद होने से उन लोगों की आय प्रभावित हुई है जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी। ऐसे लोगों की मासिक आय कम से कम 50% कम हो गई है, जबकि कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की गई है, आर्थिक रूप से संवेदनशील मामलों के समाधान और निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करके आर्थिक प्रभाव विश्लेषण किया जाना चाहिए। इन विशेषज्ञों में अर्थशास्त्री, पर्यावरणविद और समाजशास्त्री हो सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया में लागत लाभ विश्लेषण के विचार को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही कुछ अधिकारियों को ऐसे गुणात्मक संकेतकों पर भी विचार करना चाहिए जो आवश्यक रूप से परिमाणात्मक नहीं भी हो सकते हैं। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा। संसदीय कार्य मंत्रालय नेवा की नोडल एजेंसी ने सूचित किया है कि 21 राज्यों ने नेवा के माध्यम से वन नेशन वन एप्लीकेशन से जुड़ने पर सहमति व्यक्त की है। नेवा यानी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्रणाली को विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। इससे दिन प्रतिदिन के कामकाज में कागज के उपयोग को समाप्त किया जा सकेगा। नेवा राज्य श्रेणी में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। ई विधान को नेवा के रूप में पुनः नामित किया गया है। नेवा का लक्ष्य देश की सभी विधायिकाओं को एक मंच पर लाना है ताकि एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। हाल ही में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के ओवर आर्च डेक के 2 सिरों को जोड़ने वाले गोल्डन जॉइंट यानी आखिरी जोड़ को लगाया गया। इस पुल की लंबाई 1.3 किलोमीटर है। ये चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर अवस्थित है। ये पुल एफिल टावर से 30 मीटर ऊंचा है। ये पुल कश्मीर को हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही ये कटरा से बनिहाल तक एक महत्वपूर्ण लिंक बनाएगा जो कश्मीर रेलवे परियोजना के उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला खंड का हिस्सा है। रोशनी। ये भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन है। इस लालटेन में एलईडी बल्ब को बिजली देने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग किया जाता है। ये जल विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई ने विकसित किया है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग अंदरूनी इलाकों में भी किया जा सकता है और इसका कारण है इसमें नमक के साथ मिश्रित किसी भी लवणीय या सामान्य जल का उपयोग लालटेन को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। ये काफी लागत प्रभावी और संचालित करने के लिए व्यवहार्य है। ये गरीबों और जरूरतमंदों, विशेषकर मछुआरा समुदाय के लिए ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करने में सहायक है। स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहांसमेंट स्टीव। ये एक ऑरोरा जैसी रहस्यमयी परिघटना है। इसमें प्रकाश की बैंगनी रेखा का निर्माण होता है। ऑरोरा की घटना ऊपरी वायुमंडल में विद्यमान परमाणुओं के साथ सौर पवनों के ऊर्जावान कणों की अंतरक्रिया के कारण होता है। ऑरोरा का निर्माण मुख्य रूप से दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में होता है। ऑरोरा के विपरीत स्टीव वातावरण में काफी कम दिखाई देता है। स्टीव को पहली बार वर्ष 2017 में देखा गया था और तब से अक्सर इसे देखा जा रहा है। इसे अक्टूबर से फरवरी के बीच न्यूजीलैंड, कनाडा, अलास्का और यूनाइटेड किंगडम में देखा गया है। नेचर इंडेक्स। नेचर इंडेक्स प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का एक संकेतक है। इसे नेचर पोर्टफोलियो ने संकलित किया है। ये पोर्टफोलियो स्प्रिंगर नेचर, जो कि एक अकादमिक प्रकाशन कंपनी है, उसका हिस्सा है। नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 की रैंकिंग में हैदराबाद विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है। फीफा ने भारत को प्रतिबंधित किया। विश्व फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा ने ये कदम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव का उपयोग करने के कारण उठाया है। फीफा के नियमों के मुताबिक सदस्य संघों को अपने अपने देशों में कानूनी और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए और इस प्रतिबंध के परिणाम ये होंगे कि भारत में अक्टूबर महीने में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। भारतीय पुरुष महिला राष्ट्रीय टीमें और अन्य राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के साथ नहीं खेल सकती है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। दुर्गादास राठौड़, इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को हुआ था। हाल ही में रक्षा मंत्री ने दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है। इन्हें वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जोधपुर के मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के प्रमुख व्यक्तित्व थे। इन्होंने 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब से जसवंत सिंह के शिशु राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा की थी। इन्होंने 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर से मुगलों को निकालकर मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासन को पुनर्स्थापित किया था। इन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब के पुत्र अकबर का भी साथ दिया था। दुर्गादास राठौड़ निष्ठावान, वफादार, ईमानदार और बहादुरी के प्रतीक हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। इटली की राजधानी रोम है। यूरोप में अत्यधिक सूखे के बीच इटली की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखने की कगार पर है। इटली की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये दक्षिण मध्य यूरोपीय देश है। ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया के साथ अपनी भूमि साझा करता है। ये एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, टायरानियन सागर और लिगुरियन सागर से घिरा हुआ है। ये अल्बानिया, अल्जीरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, लीबिया, माल्टा, मोंटेनेग्रो, स्पेन और ट्यूनीशिया के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। इसके अलावा सिसिली और सार्डिनिया भूमध्य सागर के 2 सबसे बड़े द्वीप हैं जो कि इटली के ही भाग हैं। इटली की सबसे लंबी नदी पो है। सबसे ऊंचा पर्वत मोंटे बियांको है जिसे माउंट ब्लांक भी कहा जाता है। सबसे बड़ी झील है गार्डा और इटली की जलवायु भूमध्य सागरीय है। इटली के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं माउंट वेसुवियस और माउंट एटना। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। नवरोज, जरथुस्त्र पंचांग के प्रथम माह यानी फरवर्डिन के पहले दिन को नवरोज के रूप में मनाया जाता है। इसे पटेटी के रूप में भी जाना जाता है। ईरान पंचांग के अनुसार इसे प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु के विषुव के दिन मनाया जाता है, परंतु शहंशाही पंचांग के अनुसार इसे जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। शहंशाही पंचांग की शुरुआत करने वाले फारसी शासक जमशेद की स्मृति में इसे जमशेद ए नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, इसे पहली बार वर्ष 2021 में घोषित किया गया था। यह उन सभी भारतीयों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाए थे। भारत के विभाजन में लगभग 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना पर आधारित था। माउंट बेटन की 3 जून योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र प्रभुत्व वाले राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।